अच्छा देखो, कैपिटल गेन चैप्टर में तीन साम असाइनमेंट है। तीन असाइनमेंट है। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। मिस्टर कलाकेया मिस्टर कलाकेया परचेज ए पीस ऑफ लैंड। लैंड परचेज किया है कब? 1 अप्रैल 2000, सॉरी, 1 अप्रैल 1996 में। कितने रुपए में? 1 लाख। अच्छा बोलो तो, अ, अगर किसी एसेट का परचेज का जो डेट है, परचेज का जो डेट है, अगर वो 1 अप्रैल 2001 इससे पहले होगा, एक रूल था ना, क्या करना पड़ेगा? उसका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसे क्या करना पड़ेगा? अगर किसी एसेट का परचेज डेट 1 अप्रैल 2001 से पहले है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना पड़ेगा? जो एसेट 1 अप्रैल 2001 उससे पहले परचेज किया 100 है। लेना होगा सर। नहीं, वो तो उसका तो इंडेक्स 100 लेना अच्छा पड़ेगा। वो तो इंडेक्स है। कॉस्ट ऑफ सॉरी एक्विजिशन सॉरी। क्या लेना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोअर ऑफ, सॉरी सॉरी, हायर ऑफ क्या लेना पड़ेगा? हायर ऑफ एक्चुअल वैल्यू और म्युनिसिपल सॉरी फेयर रेंट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट फेयर वैल्यू। एक्चुअल फेयर रेंट का मार्केट वैल्यू। higher। फेयर मार्केट वैल्यू कौन सा डेट का? एज ऑन 1 अप्रैल 2001। उस डेट का 1 अप्रैल 2001 का फेयर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों में से जो हायर है उसी को लेना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मोहन ये किधर है? ये बता दे ज्यादा हो गया है। अच्छा, तो इसका कॉस्ट है 1 लाख। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख। और फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? फेयर मार्केट वैल्यू उसी एसेट का, उसी लैंड का, उसी लैंड का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू है 2 लाख। तो कॉस्ट ऑफ हाँ एक्विजिशन जो लोगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लोगे? 2 लाख। टू हाँ लाख 2 लाख। 2 लाख। In 2005 and 6, he constructed a building on it, incurring expenditure 4 लाख। वो जो लैंड था, लैंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनाया गया। जो लैंड था, लैंड के ऊपर 2005-6 में एक बिल्डिंग बनाया गया जिसका कॉस्ट है 4 लाख। प्रॉपर्टी कब सेल किया गया है? लैंड बिल्डिंग दोनों को कब सेल किया गया है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को सेल किया गया है। मतलब कौन सा फिनेंशियल ईयर? फिनेंशियल ईयर 18-19। 18-19 ये जो प्रीवियस ईयर है, फिनेंशियल ईयर, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर, इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर, 18-19 प्रीवियस ईयर में सेल किया गया है 25 लाख। कंप्यूट टैक्सेबल कैपिटल गेन। टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है।
अच्छा, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर कालाकिया, क्या कैलकुलेट कर रहे हो? कैलकुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, अच्छा कम, कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे, कंप्यूटेशन लिखो, कंप्यूटेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फॉर्मेट फॉलो करो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फॉर्मेट में क्या लिखा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। असाइनमेंट नंबर ए, असाइनमेंट नंबर है 1। full value of consideration, how much is the full value of consideration? 1 lakh, 25 sorry 25 lakh, 25 lakh, 25 lakh less expense on transfer, expense on transfer, ट्रांसफर रिलेटेड कुछ एक्सपेंस है क्या? ट्रांसफर रिलेटेड कुछ एक्सपेंस है क्या? नहीं है ना। तो जो अमाउंट है वो नेट कंसिडरेशन, जो अमाउंट है वो है नेट कंसिडरेशन। सर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर किए यहाँ पे हम तुम्हारा लोग वो सेक्शन फॉलो कर रहे थे। अच्छा किरण कुछ बोल रहे हो, साउंड थोड़ा इंक्रीज कर दो यस आप। सर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है हम लोग तो वो कर रहे हैं। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कहाँ है? यस सर, हाँ एक्सपेंस एंड क्वेश्चन में नहीं है। नहीं है। अच्छा लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 April 2001, higher of cost of acquisition and fair market value as on 1 April 2001, दोनों में से जो हायर है उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लैंड है इसे एक्वायर किया गया था, इसे एक्वायर किया गया था 1 April 2001, इससे पहले 1 April 2001 इससे पहले एक्वायर किया गया था, इसीलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो 2 लाख, और इंडेक्सेशन जो होगा वो 100 लेना पड़ेगा, क्योंकि फेयर वैल्यू ले रहे हो, फेयर वैल्यू ले रहे हो 2 लाख। तो उसी डेट का, उसी ईयर का, आ, उसी ईयर का इंडेक्सेशन लेना पड़ेगा, इंडेक्स कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, और मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई जो करोगे वो जिस ईयर में ट्रांसफर किए हो, जिस ईयर में ट्रांसफर किए हो उस ईयर का, उस ईयर का इंडेक्सेशन 18-19 में कितना है इंडेक्सेशन? 18 280 280, 5,60,000 है। 280 या 280 है इधर।
280 मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है 5 लाख 5,60,000 5,50,000 5,60,000 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले लो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ले लो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है अच्छा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज 4 लाख एक बिल्डिंग बनवाया गया है 4 लाख को मल्टीप्लाई करो 4 लाख इसे मल्टीप्लाई करो 280 से और डिनोमिनेटर में इंडेक्स क्या है 2005-6 में 117 117 117 117 4 लाख इसे मल्टीप्लाई करो 280 से डिवाइड करो 170 से 117 9,572,6,5 दोनों को ऐड कर दो 5,69,57,265 टोटल आ रहा है 15,17,265 इसे माइनस करो 25 लाख से इसे माइनस करो 25 लाख से जो मिलेगा वो है 9,82,735 9,82,735 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ एग्जाम्पशन है क्या कहीं पर इन्वेस्ट किया है क्या लैंड ट्रांसफर करके अगर लैंड ट्रांसफर करके और कहीं इन्वेस्ट करोगे तो एग्जाम्पशन मिलेगा तो सर कोई पर नहीं किया है ये तो कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं किया है तो वही है टैक्सेबल यही है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यही है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
अच्छा, नेक्स्ट हम देखो, नेक्स्ट असाइनमेंट। मिस अवंतिका sold a residential building at Jodhpur for rupees 15 lakh on 1st August 2018। अवंतिका ने सेल की है 15 लाख में एक बिल्डिंग, इस डेट पर 1st अगस्त 2018, मतलब 18-19 में। और जो बिल्डिंग था वो परचेज किया गया था 1 जुलाई 2009 2004, 5 जुलाई 2004, मतलब 2004-5 इस ईयर में परचेज किया गया था वो बिल्डिंग। ब्रोकरेज पे की है 2% ऑन सेल। ये क्या है? एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर 2% ब्रोकरेज है। ठीक है। सी इन्वेस्टेड 7 लाख इन्वेस्ट किए है टू परचेज ए रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है 7 लाख। और 2 लाख इन्वेस्ट किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ बॉन्ड। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है, कैपिटल गेन बॉन्ड है, उसमें इन्वेस्ट किया है। अच्छा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रांसफर करके, अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रांसफर करके रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे, तो उसमें उसमें कौन सा सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा? कौन सा सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा? रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रांसफर करके अगर किसी इंडिविजुअल ने 54 में मिलेगा। रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रांसफर करके रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे। और ये तो विद इन 2 ईयर्स है ना। ट्रांसफर करने का जो डेट है उससे तो विद इन टू ईयर खरीदा गया है। इसे तो कितने दिन बाद देखो, ट्रांसफर किया गया है अगस्त में। ठीक है, अगस्त में ट्रांसफर किया गया है और इसने खरीदी है दिसंबर में, मतलब आफ्टर 3 months, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आफ्टर 5 months, विद इन 2 ईयर्स। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रांसफर करके रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे तो कौन सा सेक्शन में एग्जाम्शन मिलेगा? 54 सेक्शन कहाँ है? देखो, यहाँ पे लिखा था ना, ट्रांसफर की हो लैंड बिल्डिंग और उसे खरीद लेना चाहिए 2 साल के अंदर। ठीक है, बिल्डिंग फिर खरीद लेना चाहिए 2 साल के अंदर। बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा इंडिविजुअल को मिलेगा, HUF को मिलेगा। अच्छा, कितना एग्जाम्शन मिलेगा? लोअर ऑफ कैपिटल गेन और न्यू रेसिडेंशियल बिल्डिंग। लोअर ऑफ कैपिटल गेन, न्यू रेसिडेंशियल बिल्डिंग, दोनों में से जो लोअर होगा वही एग्जाम्शन होगा, एग्जाम्शन अमाउंट। अच्छा, तो एक एग्जाम्शन मिल रहा है 54 सेक्शन में एग्जाम्शन मिल रहा है। और कुछ एग्जाम्शन मिलेगा क्या, देखे तो। और डिपॉजिटेड 2 लाख, 2 लाख कहाँ पे डिपॉजिट किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो कैपिटल गेन बॉन्ड है उसमें। आफ्टर हाउ मेनी डेज?
आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स इन्वेस्ट कब किया है? मई मई 19 को, मई 2019 को, मई 2019 को इन्वेस्ट किया है 2 लाख कैपिटल गेन बॉन्ड में। आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स? इसे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग था उसे ट्रांसफर किया गया था 1 अगस्त, 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त 2018 ट्रांसफर किया गया था। और जो तुम इन्वेस्ट किए हो कैपिटल गेन बॉन्ड में, वो इन्वेस्ट किए हो मई मंथ में, मई मंथ। तो क्या ये विद इन 6 मंथ है? क्या ये विद इन 6 मंथ? क्या ये विद इन 6 मंथ्स है? देखो तो, तुम जो कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हो, तुम जो না স্যার 10 कैपिटल মান্থ হচ্ছে 10 months হচ্ছে, উইথ ইন 6 months ইনভেস্ট করনি, উইথ ইন 6 months তুমি ইনভেস্ট করনি, ওটাতে কোন সেকশনে বেনিফিট পাওয়া যেত? ইন হুইচ সেকশন would you have got the benefit? कैपिटल गेन बॉन्ड कहाँ गया? इधर है, सेक्शन 54 इसी, सेक्शन 54 इसी, सेक्शन 54 इसी में बेनिफिट मिलता है, एग्जम्पशन मिलता है। अगर तुम कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया का जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट करते हो, या फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन इंडिया का जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट करते हो। कब तक इन्वेस्ट कर देना चाहिए? कब तक इन्वेस्ट कर देना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखा है? कब तक इन्वेस्ट कर देना चाहिए? लिखा है विद इन 6 मंथ, विद इन 6 मंथ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कब से? जब तुम ट्रांसफर किए हो, जो डेट है ट्रांसफर का, उस डेट से विद इन 6 मंथ इन्वेस्ट कर देना चाहिए, तभी मिलेगा एग्जाम्पशन। ठीक है? क्या तुम विद इन 6 मंथ इन्वेस्ट किए हो? नहीं किए हो ना। यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मिस अवंतिका, मिस अवंतिका ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर की है 1 अगस्त में, 1 अगस्त 2018 इस डेट पर। और कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है मई 2019। ये तो 6 मंथ से ज़्यादा है, 6 मंथ के बाद इन्वेस्ट किया है। तो सेक्शन 54 इसी, सेक्शन 54 इसी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। 54 इसी में, सेक्शन 54 इसी में बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट कहाँ मिलेगा? ओनली 54 में मिलेगा, ओनली 54 में मिलेगा। 54 किसके लिए है? रेसिडेंशियल बिल्डिंग ट्रांसफर करके अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे। अच्छा ठीक है, दैट्स गुड। इन द बुक्स ऑफ असाइनमेंट नंबर 2, assignment number 2, the book of Miss Avantika, Avantika, Avantika computation of long term capital gain, rupees particular, follow the format। फॉर्मेट में क्या लिखा है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिखा है, कितना मिला है ट्रांसफर करके, जो बिल्डिंग था 15 लाख मिला है, 15 लाख ले लो। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर,
ट्रांसफर करने के लिए कितना खर्चा हुआ है? ट्रांसफर करने के लिए 2%, 2% क्या देना पड़ा? ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कहाँ? 2% ब्रोकरेज है, 2% एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिल्डिंग, 2% 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख इसका 2%, 2% कैलकुलेट करके देखो तो कितना आ रहा है? 30,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेट कंसिडरेशन कितना होगा? नेट कंसिडरेशन इससे माइनस करो। इससे क्या माइनस करोगे? इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्वायर कब किया गया था? इसे कब परचेज किया गया था? जो बिल्डिंग है कब परचेज किया गया था? कब परचेज किया गया था? ऑन 1 जुलाई 2004, 5 जुलाई 2004 परचेज किया गया था। तो 2004 4 5 में परचेज किया गया था। कितने रुपए में? 1,50,000। तो 1,50,000 डिवाइड करो इसे 4 5 का जो इंडेक्स है उसे डिवाइड करो। 4 5 का इंडेक्स कितना है? इंडेक्स, कॉस्ट, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 4 5 में 113, 113। अच्छा, 113 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो जिस ईयर में ट्रांसफर किए हो, 18 19 में ट्रांसफर किए हो उसी ईयर का इंडेक्स, उसी ईयर का इंडेक्स 280 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है? 3,71,681, 681। अच्छा, इम्प्रूवमेंट है क्या? इम्प्रूवमेंट है क्या? नहीं है। इम्प्रूवमेंट है क्या? इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। तो इसे डायरेक्टली उधर लिखो, इसे उधर आउटर कॉलम में लिखो डायरेक्टली। इम्प्रूवमेंट तो नहीं है। तो 3,71,168 माइनस करके देखो कैपिटल गेन कितना आ रहा है? হবে 10,90,000। 681 হবে 168 করেছেন আপনি क्या तुम्हारा थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करो कि प्रतिमा बोलছো নাকি? হ্যাঁ স্যার বলছি স্যার 371681 হবে অ্যামাউন্টটা মাল্টিপ্লাই করতে 1.5 লাখ, 1.5 লাখের সাথে তুমি 280 মাল্টিপ্লাই করলে আর 113 মাইনাস করলে এটা তো ঠিকই রয়েছে। আচ্ছা, 81 আছে, ঠিক আছে। 681
681 14 lakh 70 3,71,681 319 ये हो रहा है 10,98,390 हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इतना कैपिटल गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इससे एग्जाम्शन मिलेगा। इससे क्या मिलेगा? एग्जाम्शन मिलेगा। लेस एग्जाम्शन कौन सा सेक्शन में मिलेगा? कौन सा सेक्शन में मिलेगा? 54 में मिलेगा। 54 में मिलेगा। कितना मिलेगा? लोअर ऑफ लोअर ऑफ लोअर ऑफ 10,98,319 और लोअर ऑफ दिस एंड रुपीज। इन्वेस्ट कितना किए हो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में? रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इन्वेस्ट कितना किए हो? सी इन्वेस्टेड 7 lakh टू परचेज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। 7 lakh अवंतिका ने इन्वेस्ट किया है 7 lakh। तो लोअर कौन सा है? लोअर है 7 lakh। तो एग्जाम्शन मिलेगा 7 lakh और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये हो जाएगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और जो 2 लाख कैपिटल गेन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया था वो नहीं कंसिडर किया जाएगा। और जो 2 लाख कैपिटल गेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट किया गया था कैपिटल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट किया गया था वो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है उसने इन्वेस्ट किए हैं 6 मंथ के बाद इसीलिए एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, डन। नाउ असाइनमेंट नंबर 3। असाइनमेंट नंबर 3 पढ़ के देखो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर असलम खान। किसी का टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर 1890 90-20। असेसमेंट ईयर 90-20 मतलब प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर है 1819। असेसमेंट ईयर 90-20 है। असेसमेंट ईयर 90-20 है तो प्रीवियस ईयर क्या है? 1819। assuming that he has no other income, उसका और कोई इनकम नहीं है, जो इनकम दिया हुआ है उसे छोड़ के।
जो इनकम दिया हुआ है उसे छोड़ के और कोई भी इनकम नहीं है, जो इनकम दिया हुआ है उसे छोड़ के और कोई भी इनकम नहीं है, तो तुम्हें डिटरमाइन करना होगा टैक्स लायबिलिटी। ज्वेलरी, कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी, मिस्टर आलम ने असलम, यहाँ पे असलम, मिस्टर असलम ने ज्वेलरी परचेज किया था 2003-4 में, 2003-4 में इतने रुपए में, रुपीज 1,82,000 में, रुपीज 1,82,000 में, सॉरी, रुपीज 1,82,000 ज्वेलरी का कॉस्ट है, वो परचेज किया गया था 2003-4 में। अच्छा, सेल प्राइस जो है, सेल किया गया है 18-19 में, जनवरी जनवरी 19 मतलब, जनवरी 19 मतलब 18-19 में, 18-19 में सेल किया गया है 7,50,000 में। ट्रांसफर सेल करने के लिए एक्सपेंस हुआ है 7,000 एक्सपेंस हुआ है, और उसने एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है मार्च मंथ में 2019, 5 लाख का। अच्छा बोलो, ज्वेलरी ट्रांसफर करके, ज्वेलरी ये कौन सा ज्वेलरी है? लॉन्ग टर्म ज्वेलरी, यहाँ पे जो ज्वेलरी है ये लॉन्ग टर्म एसेट है कि शॉर्ट टर्म एसेट है? ज्वेलरी जो है यहाँ पर शॉर्ट टर्म एसेट है कि लॉन्ग टर्म एसेट है? ज्वेलरी जो है ये शॉर्ट टर्म एसेट है कि लॉन्ग टर्म एसेट है? बोलो, ज्वेलरी जो है ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसे डिटरमाइन करोगे? पीरियड ऑफ होल्डिंग से, पीरियड ऑफ होल्डिंग से ही तो डिटरमाइन करोगे। अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है, अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई है, जीरो कूपन बॉन्ड है, तो अगर तुम 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म, अप टू 12 मंथ्स होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म। अनलिस्टेड शेयर, लैंड बिल्डिंग 24 मंथ्स तक होल्ड करोगे, अगर 24 मंथ्स तक होल्ड करोगे अनलिस्टेड शेयर, लैंड बिल्डिंग, तो शॉर्ट टर्म, या फिर अदरवाइज, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। अगर 24 मंथ्स इससे ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म। अदर एसेट, एनी अदर एसेट, और कोई भी एसेट, और कोई भी एसेट 36 मंथ्स तक होल्ड करोगे, और कोई भी एसेट 36 मंथ तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म। अगर उससे ज़्यादा होल्ड करोगे, उससे ज़्यादा मंथ, ज़्यादा दिन तक होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पे ज्वेलरी, ज्वेलरी के लिए कितना मंथ एप्लीकेबल होगा? 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, कौन सा एप्लीकेबल होगा? अदर्स, अदर्स है ना, 36 मंथ। मतलब यहाँ पे ज्वेलरी अगर 36 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म होगा। यहाँ पे देखो तो जो कौन है यहाँ पे, कौन है? मिस्टर असलम, मिस्टर असलम, उसने परचेज किया था 2003-4 में, और बेचा है, उसने बेचा है 18-19 में, तो ये तो लॉन्ग टर्म ही है, लॉन्ग टर्म एसेट है। अगर लॉन्ग टर्म एसेट सेल करके, अगर लॉन्ग टर्म एसेट सेल करके रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे, लॉन्ग टर्म एसेट सेल करके, लॉन्ग टर्म एसेट सेल करके, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट सेल करके रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे, रेसिडेंशियल हाउस खरीदोगे, तो कौन सा सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा, कौन सा सेक्शन में एग्जम्पशन मिलेगा? बोलो।
कौन सा सेक्शन में एग्जाम्पशन मिलेगा? कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करके रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदोगे, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे, तो कौन सा सेक्शन में बेनिफिट मिलेगा? कौन सा सेक्शन? 54? 54, हाँ। नहीं नहीं, उसमें तो ओनली जो 54 है, 54 में बिल्डिंग ट्रांसफर करना पड़ेगा, लैंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी 54 में बेनिफिट मिलेगा। 54 के बाद क्या है? 54 बी में तो एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना? लैंड ट्रांसफर करना पड़ेगा, जो लैंड 2 साल तक यूज हो रहा था। 54 बी में भी नहीं मिलेगा। ये 54 इसी में तो कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, लैंड बिल्डिंग ट्रांसफर करके, ठीक है? 54A হবে। 54 एफ, ठीक है। 54 एफ में रेसिडेंशियल बिल्डिंग खरीदते हो, क्या ट्रांसफर करके? एनी एनी लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करके, एनी लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करके, एनी लॉन्ग टर्म एसेट। 54 एफ में तुम रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हो, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हो, क्या ट्रांसफर करके? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके, ठीक है? एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके, अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के, रेसिडेंशियल हाउस छोड़ के और कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करके अगर तुम रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हो, रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करते हो, तो बेनिफिट मिलेगा 54 एफ में, एग्जाम्पशन मिलेगा 54 एफ में, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे जो एग्जाम्पशन कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो एग्जाम्पशन कैलकुलेशन है वो थोड़ा अलग है। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा एग्जाम्पशन? कितना एग्जाम्पशन मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलेगा, वो ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला है इसे अप्लाई करके, ठीक है? इसे अप्लाई करके बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, सॉल्व करते हैं। अच्छा, मिस्टर असलम का इनकम जो है, इनकम किससे है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसे छोड़ के और किससे है? कौन सा सोर्स है और इनकम का? और सोर्स है सैलरी, सैलरी है ना? ये सैलरी डिटेल्स है, ठीक है? सैलरी डिटेल्स है। और बिजनेस, बिजनेस इनकम है। एक बिजनेस है, ही इज रनिंग ए बिजनेस, ही इज रनिंग ए बिजनेस, वो एक बिजनेस रन कर रहा है जिसका टर्नओवर है कितना? टर्नओवर कितना है? टर्नओवर है 70 लाख। और प्रॉफिट 20 कितना है? lakh, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है? 3,50,000। 3,50,000। तो इसका बिजनेस इनकम भी है, सैलरी इनकम भी है, बिजनेस इनकम भी है, सैलरी इनकम भी है। और he purchased a house for which interest paid। अच्छा, उसका और एक रेसिडेंशियल हाउस है, रेसिडेंशियल हाउस के लिए वो इंटरेस्ट बेयर कर रहा है, इंटरेस्ट बेयर कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है। रेसिडेंशियल हाउस के लिए वो लोन लिए थे, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट हो रहा है वो है 70,250। कौन सा हाउस के लिए? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए एक लोन था उसके ऊपर, और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके ऊपर लोन का ऊपर जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है 70,250। तो कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा?
टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने से पहले तुम्हें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? डिटरमाइन करना पड़ेगा टैक्सेबल इनकम। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं, इनकम टैक्स में कंप्यूटेशन वर्ड ज्यादा यूज होता है, तो कंप्यूटेशन लिखो। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, पहले तो तुम टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन कर लो, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करोगे। टैक्सेबल इनकम पहले डिटरमाइन कर लो, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करोगे, ठीक है ना? अच्छा, तो इनकम फ्रॉम कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम फर्स्ट सैलरी ले लो, सैलरी ले लो। सैलरी में क्या क्या है? बेसिक है, बेसिक है एंड एचआरए है। बेसिक है एंड एचआरए है, बेसिक सैलरी है, एचआरए है। बेसिक कितना है? 250 है, एचआरए है, एचआरए है 1 लाख। ग्रॉस सैलरी कितना बन रहा है? ग्रॉस सैलरी 350। ग्रॉस सैलरी से क्या माइनस करना पड़ेगा बोलो? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000। 50। 1819 में 40,000 मिलता था, 1819 में 40,000 मिलता था। आ, अब 50,000 मिलता है। अब 50,000 मिलता है, तो मैं करंट सिनारियो के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं करंट सिनारियो के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है? तो जो टैक्सेबल सैलरी होगा, जो टैक्सेबल सैलरी होगा वो 3 लाख, 3 लाख टैक्सेबल सैलरी होगा। अच्छा, सैलरी हेड तो कंप्लीट। सैलरी हेड के बाद इनकम फ्रॉम, इनकम फ्रॉम क्या? हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ले लो। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी? कोई इंटरेस्ट ऑन लोन था ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके लिए अच्छा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू जो होता है सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का, सेल्फ ऑक्युपाइड नील प्रॉपर्टी ऑर्डर। का जो नेट एनुअल वैल्यू या फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, वो तो नील होता है। तो ऐसे लिखो, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू क्या होगा? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का नील है, नील हो जाएगा। उससे माइनस करोगे नेट एनुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, सॉरी 16 तो सैलरी में होता था, सैलरी में होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे अंडर सेक्शन 16 कर दो सैलरी में। ये जो डिडक्शन है 24 में, ये इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? इंटरेस्ट ऑन लोन 70,000। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर, लोन, लोन इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो तो इतना है। इसे नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आएगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव, इनकम फ्रॉम
हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है ओनली। अच्छा, उसके बाद कौन सा हेड? इनकम फ्रॉम। इनकम फ्रॉम क्या कैलकुलेट करोगे? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अच्छा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेट क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन कितना है? ज्वेलरी सेल करके कितना मिला है? ज्वेलरी सेल करके ज्वेलरी सेल करके कितना मिला है? देखो, ज्वेलरी सेल करके। अच्छा, उससे पहले इनकम फ्रॉम बिजनेस था ना? इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना? इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना? 350 प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है, जब उसे बाद में लिखेंगे, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, ज्वेलरी सेल करके मिला है 7,50,000। ज्वेलरी सेल करके कितना मिला है? 7,50,000 मिला है। इससे माइनस करो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर करने के लिए एक्सपेंस तो है 7,000 बोला गया है। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना है? 7,000। 7,000 माइनस कर दो, आएगा 7 लाख 7,43,000। ये क्या है? नेट कंसिडरेशन है। नेट कंसिडरेशन है। इससे क्या माइनस करोगे? इससे माइनस करोगे इससे माइनस करोगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करोगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है देखो तो? ज्वेलरी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है देखो तो? कितना है ज्वेलरी के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? ज्वेलरी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है? 1,82,000। 1,82,000 इससे मल्टीप्लाई करोगे किससे? 280 से, जिस ईयर में सेल कर रहे हो उसी का इंडेक्स। और डिवाइड करोगे किससे? कब परचेज किए थे? 3/4। 3/4 में परचेज किए थे, फाइनेंशियल ईयर 3/4। तो इंडेक्स देखो, 3/4 में इंडेक्स क्या है? 3/4 में इंडेक्स क्या है देखो तो? 3/4 में इंडेक्स क्या है? 3/4 में इंडेक्स, 3/4 में इंडेक्स क्या है? 109 है। 109 है। अच्छा, 109 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 109 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 109 से डिवाइड कर लो। अच्छा, 1,82,000 इसे मल्टीप्लाई करो 280 से, डिवाइड करो 109 से, कितना आ रहा है? 476। 476,523 आ रहा है। तो माइनस करके 743 से माइनस करो 476,523, कितना हो रहा है? 3,275,477 इतना आ रहा है। इसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इससे एग्जाम्शन मिलेगा ना? एग्जाम्शन कौन सा सेक्शन में मिलेगा? एग्जाम्शन कौन सा सेक्शन में मिलेगा? अंडर सेक्शन 54। 54 एफ। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करके, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करके, अगर तुम
रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे, कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट ट्रांसफर करके रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे तो बेनिफिट मिलेगा 54F में। बेनिफिट मिलेगा 54F में। कितना बेनिफिट मिलेगा? कितना बेनिफिट मिलेगा? कैलकुलेशन कैसे करोगे? बोलो। कैपिटल गेन कितना है? कितना कैपिटल गेन है? और फार्मूला जो था, फार्मूला में कितना क्या लिखा है? 54F में, 54F में, 54F में जो फार्मूला है, कैपिटल गेन से मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे नेट कंसिडरेशन के। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से मल्टीप्लाई करो। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से मल्टीप्लाई करो। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट से मल्टीप्लाई करो। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितना है? 5 लाख। 5 लाख रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो परचेज की हो वो 5 लाख है, तो मल्टीप्लाई करो 5 लाख से और डिवाइड करोगे किससे? नेट कंसिडरेशन से। नेट कंसिडरेशन कितना मिला था? नेट कंसिडरेशन मिला था 7 लाख, 7,43,000। तो डिवाइड करो 7,43,000 से, तो मल्टीप्लाई करके, अच्छा मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइड करके जो अमाउंट आ रहा है वो 1,85,000, 1,85,000 382 आ रहा है। तो एग्जाम्सन इतना मिल रहा है, एग्जाम्सन इतना मिल रहा है, तो एग्जाम्सन माइनस करके, एग्जाम्सन माइनस करके क्या आ रहा है देखो, 1,85,382 माइनस करके, तो टैक्सेबल, टैक्सेबल कैपिटल गेन हो रहा है, कितना हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा तुम्हारा टैक्सेबल कैपिटल, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डन। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी डिटरमाइन किए, 3 लाख है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिटरमाइन किए, वो नेगेटिव है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन किए, कितना हो रहा है? टैक्सेबल कैपिटल गेन 90,000, 95, 90,095 हो रहा है। ठीक है? उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इनकम फ्रॉम बिजनेस तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट वही है, वही इनकम फ्रॉम बिजनेस है। प्रॉफिट, प्रॉफिट है 3,50,000। टर्नओवर देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 3,50,000। प्रॉफिट जो है वही है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, तो और कुछ नहीं है, तो ऐड करके जो मिलेगा, ऐड करके जो मिलेगा, ऐड करके जो मिलेगा, क्या मिलेगा? इधर 3 लाख हो रहा है, 3 लाख प्लस माइनस, माइनस करना पड़ेगा 70,000 क्योंकि नेगेटिव है। 7,230 माइनस कर दो, प्लस करो 90,000, 95 और प्लस करो 3,50,000। तो टोटल हो रहा है, टोटल जो हो रहा है वो 6,95,000, सॉरी सॉरी 95 में, 5 में 69, 69,865, 865 कितना हो रहा है? इसे क्या कहेंगे? ग्रॉस, इसे क्या कहेंगे? ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है? और अगर इससे तुम 80C 80D ऐसा कुछ सेक्शन है
उसमें डिडक्शन मिलेगा तो डिडक्शन मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसी को क्या कहेंगे, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम। 80 सेक्शन 80C 80D बोल के कुछ सेक्शन है जिसमें एग्जाम डिडक्शन मिलता है, जिसमें डिडक्शन मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से। 80 सेक्शन 80C 80D 80CCD 80D, इस सेक्शन में एग्जाम्शन मिलता है। अगर इसके बारे में कुछ बोला गया है क्या, नहीं है, तो उसी को क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम को क्या कहेंगे, वही टैक्सेबल इनकम है, वही टैक्सेबल इनकम है। ठीक है, टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन कर लिया, टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन कर लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा अप टू 5 लाख क्या है, अब जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, अच्छा 5 लाख नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन है, अच्छा ये ईयर है फॉर सपोज इसी ईयर में, क्योंकि करंट ईयर का स्लैब तुम्हें याद है, टैक्स लायबिलिटी फॉर और असेसमेंट ईयर कौन सा है, करंट ईयर असेसमेंट, करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है, टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2000, असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21 to 22 करंट असेसमेंट ईयर है। अच्छा, तो तुम्हारा टैक्सेबल इनकम है 6,69,865, इतना टैक्सेबल इनकम है। अप टू 2,50,000 क्या है, अप टू 2,50,000 क्या है, नील है। अच्छा, उसके बाद 2,51 से 2,00,000 2,50,001 से 5 लाख तक, 5 लाख तक क्या है, कितने परसेंटेज करके, 5% करके, 5% करके मतलब कितना होगा, मतलब 2.5 लाख के ऊपर 12,500। ठीक है, अच्छा, अबव 5 लाख परसेंटेज कितना है, इनकम टैक्स का जो रेट है, अबव 5 लाख, अबव 5 लाख कितना है, अबव 5 लाख 169 669 669 865, अबव 5 लाख परसेंटेज कितना है, 20% है ना, 20% तो मैं मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, 20%, अच्छा 169,865, 20%, 3,397, इतना आ रहा है, और उसको प्लस करके देखो, 973 प्लस 12,500 प्लस करके देखो, 46,473 आ रहा है। अच्छा, अ, इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, बोलो, हेल्थ एंड एडुकेशन से जुड़ना पड़ेगा। परसेंटेज कितना है, 4% है ना, 4% है ना, तो कितना आ रहा है, 1859, 1859, 1859 जोड़ दोगे तो, जोड़ दोगे तो
1859 जोड़ दोगे तो 48332 इतना है टैक्स लायबिलिटी, इतना है टैक्स लायबिलिटी, इतना है टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, राउंड ऑफ करोगे तो, राउंड ऑफ करोगे तो टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा? राउंड ऑफ करोगे तो टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा? 48,330, 48,330, क्योंकि 2 रुपये रुपीज 2, 2 रुपये नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि राउंड अप का जो सिस्टम है, राउंड अप का जो सिस्टम है ऐसा ही है। और तुम्हारा टैक्सेबल इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम राउंड अप करोगे तो कितना होगा? टैक्सेबल इनकम है उसे राउंड अप करोगे तो कितना होगा? 6,79,000, सॉरी 69,000, 6,69,870 होगा, क्योंकि अगर 5 रहेगा, 5 रहेगा तो उसे कितना कंसिडर करना पड़ेगा? 5 रहेगा तो कितना कंसिडर करना पड़ेगा? 10, 10 मतलब 60, 60, 60 के प्लेस में इंस्टेड ऑफ 65 इसकी जगह क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम को अगर राउंड अप करोगे तो कितना होगा? 6,69,870 होगा। और टैक्स देना पड़ेगा किसके ऊपर? टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 6 लाख, 6,69,870 इसके ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, इसे राउंड अप करोगे तो, राउंड अप करोगे तो 6,69,870 होगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और इसे राउंड अप करोगे तो कितना होगा? कितना टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, क्लियर? कोतिमा बुझते पारले? किरण, है सर। अंडरस्टूड? हाँ सर, बट ये सब हिंदी है, ये आता है एग्जाम में? लेंदी नहीं, लेंदी नहीं आता है, एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, अगर टैक्सेबल इनकम जो राउंड अप करना पड़ेगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 में करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 में करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम था, ऐसे एमसीक्यू आएगा, इसी में से एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू স্যার आएगा। এমসিকিউ এরকম আসবে, একটু সেন্ড করবেন না? एमसीक्यू, एमसीक्यू तो আমার কাছে কোনো যেরকম কপি নেই। আপনি বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এ পাঠিয়েছিলেন ওরকম টাইপের যদি পাঠান তো সুবিধা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো। হুম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই, আজ इतना ही। ओके सर। ठीक है।